नीचे आते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद यक्षित, आस्ती, ध्रुव, भाविक और एकांता सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज युवावन को कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना था, इसलिए वह आज घर पर ही था। वेद भी आज घर पर था। अनिल जी अपने रूम में थे। तभी वेद उनके कमरे में आ गया। उसे देखकर अनिल जी के फेस पर स्माइल आ गई। वेद उनके पास आते हुए बोला, दादू, वेदांशा को टेलिस पर घूमना जाना है। अनिल जी स्माइल करते हुए बोले, टेरिस पर नहीं बेटा, हम गार्डन में चलते हैं। ओके दादू, प्लीज चलिए ना, हम टेलिस से आसमान देखेंगे और तितलियों को भी। वेद के जिद करने पर अनिल जी मान जाते हैं और उसे गोद में उठाकर लिफ्ट से होते हुए टेरिस पर आ जाते हैं। आज अनिल नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। टेरिस में डिफरेंट फ्लावर्स के पौधे भी लगे हुए थे, जिनके खूबसूरत तितलियों मंडरा रही थी। दोनों दादा पोता वहां लटक रहे थे। तभी अनिल जी के फोन पर युवावन ने कॉल किया, डैडी आप जल्दी नीचे आइए, दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। ये युवावन की आवाज सुनकर अनिल जी एकदम घबरा गए। वे वेद को एक जगह खड़ा रहने को बोले कर नीचे जाते हैं। वो सीधे चैतन्य दादाजी की कमरे में जाते हैं, जहां युवावन भी होता है। इतना वेद एक तितली के पीछे भागते भागते टेरिस के एकदम किनारे आ जाता है। थोड़ी देर बाद युवावन और अनिल जी टेरिस पर आते हैं, पर वेद उन्हें कहीं भी नहीं आता। अनिल जी की वेद की चिंता होने लगती है। वे सभी तरफ वेद को ढूंढने लगते हैं। वे मन ही मन बोले, कहाँ चला गया बच्चा, इतना छोटा है कि लिफ्ट से होते हुए नीचे तो नहीं जा सकता। वो यही सब सोच रहे थे कि तभी युवावन की नजर टेरिस से नीचे गई। नीचे का नजारा देखकर युवावन की जान बाहर आ गई। वह बेहद घबरा गया। वह अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी जल्दी यहाँ आइए। अनिल जी घबराए हुए वहां जाते हैं। नीचे का नजारा देखकर अनिल जी का कलेजा हिल गया था, क्योंकि नीचे खून के छींटे पड़े हुए थे। यह देखकर उनकी रूह कांप गई। वेद का टेरेस में न मिलना और नीचे खून के छींटे दिखना, ये बहुत घबरा गए। तभी वन्या वेद को ढूंढते हुए वहां आ गई। वेद वहां, छोटा बेटा, आपको माँ आपको कब से ढूंढ रही है। जब वन्या अनिल जी को देखा तो बिल्कुल घबरा गई। बोली, वन्या बेटा वेद। वन्या भी घबरा कर बोली, क्या हुआ मेरे वेद को, वो ठीक तो है ना। अनिल जी अपने आंखों में आंसू लेकर बोले, वेद मेरी लापरवाही की वजह से 3 मंजिल के ऊपर से नीचे गिर गया। ये कहते हुए पैनिक होने लगी। युवावन और वन्या किसी तरह उन्हें नीचे ले आए। अनिल जी कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो उनके पास वन्या बैठी हुई थी। जैसे ही उन्हें होश आया, वे फिर वेद का नाम लेने लगे। वन्या उन्हें शांत कराने के लिए कहा और पूछा, डैडी
वहाँ क्या हुआ था? अनिल जी भारी मन से बोले, बेटा मैं वेद को टेरिस पर लहर रहे थे, तभी युवाओं को मुझसे कुछ जरूरी काम आया तो मैं जल्दी से नीचे आ गया। ये कह कर कि वेद वहीं खड़ा रहे, मेरे आता हूँ। तब जब मैं नीचे आया तो वेद टेरिस के नीचे पर बैठा। मैंने जानबूझकर वेद को कहा नहीं छोड़ा था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। वन्या अनिल जी के हाथों में अपना हाथ रखकर बोली, डैड मैं जानती हूँ कि आपने वो जानबूझकर नहीं किया, बल्कि आपसे वो अनजाने में हो गया। ठीक उसी तरह जैसे अचित ने भी अपनी माँ और बहन को जानबूझकर वहाँ अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी जाना पड़ा। ये सब बात सुन अनिल जी बिल्कुल शांत हो गए। वन्या उसे समझाती हुई बोली, डैडी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वन्या की बात सुनकर अनिल जी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वन्या उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर बोले, डैड आप मानते हैं कि आज जो हुआ वो आपसे जानबूझकर नहीं हुआ। कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए जिनकी वजह से आपको वेद को छोड़कर जाना पड़ा। अनिल जी ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि वन्या का कहना सही था। वन्या उन्हें समझाते हुए बोली, डैडी अभी जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करिए। उस दिन अचित को भी यही नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर उन्हें इसका अंदाजा होता तो वो माँ और युका को छोड़कर कभी नहीं जाते। वन्या की बातें सुनकर अनिल जी किसी गहरी सोच में डूब गए। वन्या उनकी तरफ आस भरी निगाहों से देखती हुई बोली, डैडी आपने तो मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो क्या आप अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे? प्लीज एक बार एक पिता की नज़र से सोच कर देखिए। जिस तरह आपने अपनी वाइफ और बेटी को खोया, उसी तरह अचित ने भी अपनी माँ और बहन को खोया है। वो भी उनसे इतना ही प्यार करते थे जितना कि आप उनसे करते थे। डैड वो आज भी उस गम और उन तकलीफों से बाहर नहीं आए हैं। उनके डेथ के बाद सिर्फ आप ही थे जो उन्हें संभाल सकते थे, पर उस वक्त तो आप ही उसके साथ नहीं थे। आप एक बार सोच कर देखिए कि चित ने एक साथ अपनी माँ बहन के साथ साथ अपने डैड को भी खोया है। डैड प्लीज प्लीज अब मैं और ये नहीं चाहती कि उन्हें उनके डैड की कमी महसूस हो। ये कहने के बाद वन्या उसके कमरे से बाहर आ जाती है। अनिल जी के माइंड में उन दिन का इंटरेस्टेड मूवी के सीन की तरह चलने लगा है। आपको क्या लगता है, अनिल जी को यह रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने अचित के साथ सही नहीं किया? आगे की कहानी जानते हैं। अब आगे दृष्टि ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह रजावत इंडस्ट्री के ऑफिस बिल्डिंग के पास खड़ी होती है। जब वह पीछे पलट कर देखती है तो सामने वाले इंसान को देखकर उसकी आंखें
बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यह और कोई नहीं आने ही था, जो कि वाइट और ब्लैक कलर की थीम पीस सूट कॉन्फिडेंस में वह बेहद स्मार्ट लग रहा होता है। आने की तरह नजर भी दृष्टि पर पड़ती है। वह मन ही मन कहता है, तो क्या ये चैप्टर बकवास बॉक्स डैड के ऑफिस में काम करती है? पता लगाना पड़ेगा। दृष्टि उसकी तरफ घूमते हुए बोली, तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते करते। अनय उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है, जैसे अभी अभी दृष्टि ने कोई मजाक किया हो। वह यह स्माइल बरकरार रखते हुए बोला, वैसे नाइस जोक, पर मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। दृष्टि ने आंख दिखाते हुए कहा कि मिस्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनय ये मुझे टीस करते हुए कहा, पहले पकड़ तो लो, फिर बाद में छोड़ना। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कुछ कहा तुमने? अनय स्माइल करते हुए बोला, नहीं तो मैं तो बस ये कह रहा था कि कुछ लोग खुद को जरूरत से ज्यादा भी वैल्यू दे रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर दृष्टि घूर कर उसे देखने लगती है, क्योंकि वह अनय का इशारा समझ रही थी। बाय द वे, हम कॉलेज निकलेंगे, ये मैंने सही सोचा था। दृष्टि भी उसकी तरफ देखती ही सोचने लगी, मैं भी नहीं सोचा था कि ये छछूंदर मेरा कलिंग निकलेगा, पर मैंने तो इसे ऑफिस में पहले कभी नहीं देखा। लगता है जूनियर होगा, तब तो मेरे लिए ही अच्छा है। कम से कम इसे बहाने इस पर अपनी ठोस तो जमा सकती हूँ। ये सोचती हुए वह स्माइल करने लगती है। उसे कहीं खोया हुआ देख अनय उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो मिस, कहाँ खो गई आप? दृष्टि अपनी ख्यालों से बाहर आती हुई बोली, कहीं भी नहीं। वैसे मिस्टर अनय, मैंने तो आपको पहले कभी ऑफिस में नहीं देखा, जबकि यहाँ काम करते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। अनय भी उसे चढ़ाते हुए बोला, ओह ये एक्चुअली मैं यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग हूँ। इनफैक्ट आज मेरा ऑफिस में पहला दिन होने वाला है। दृष्टि भी अपने फेस पर स्माइल करने लगती है, करती हुई बोली, ओ इट मीन्स कि आप मेरी जूनियर हैं, राइट? अनय जी भी स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं आपका जूनियर हूँ। दृष्टि मनी मन बोली, अब आया नोट पहाड़ के नीचे, अब मैं ऑफिस के बहाने इससे अपना सारा बदला निकालूंगी। ये सोचते हुए दृष्टि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर आज अनय का सच जानने पर दृष्टि के होश उड़ जाने वाला था। तो फिर चले? अनय स्माइल करती हुई बोली। दृष्टि से बोला, वह तो यही इमेजिन करने बहुत खुश हो रहा था कि जब उसके सामने सच्चाई आएगी तो दृष्टि का चेहरा देखने लायक होगा। ये सोचती भी वह दृष्टि के साथ लिफ्ट में एंटर हुआ। तभी लिफ्ट खुला और सामने एक और शख्स भी आया। यहाँ था समर श्रीवास्तव, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर और दृष्टि का कलिंग।
उसने दृष्टि को हाय कहा और उसके साथ बातें करने में बिजी हो गया। दृष्टि भी उसकी बात को ध्यान में न सुन रही थी और बीच बीच में इस्माइल भी कर रही थी। यह देखकर न जाने क्यों पर अने को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे एक अजीब सी जेलिस फील होने लगी। उसे भी समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। खैर थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुला और वे सामने फ्लोर पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद राजव इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर गौतम राजवत एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले थे। सिंघानिया म्यूजियम वन्या की जगह के बारे बार अनिल जी का ही ख्याल आ रहा था। वह यही सोच रहा था कि उसकी कहीं बातों का अनिल जी पर असर हुआ होगा या नहीं। अब वे सेवन्या को अनिल जी पर यचित के रिश्ते की खटास के बारे में पता चल गया था। वन्या ने उस वक्त ये डिसीजन कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दोनों बाप बेटे को मिलाकर ही रहेगी। उस वक्त उसने यचित के दर्द को बहुत गहराई से महसूस किया। किसी अपने को खून का गम क्या होता है वन्या यह अच्छे से जानती थी, क्योंकि यचित की तरह उसने भी अपनी माँ को खो दिया था। उसकी माँ के जाने के बाद यवन्या ने अपनी लाइफ में सिर्फ दर्द तकलीफ ही नहीं थी। यचित की वजह से उसे एक पिता का प्यार दोबारा मिल रहा था। ऐसे ही वो उसे भी एक पिता के प्यार से दूर नहीं रहना चाहती थी। शाम के वक्त यचित ऑफिस से घर आकर सीधे अपने कमरे में चला गया। बाहर से वह बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, पर उसने अंदर में आज एक दर्द का तूफान उठा हुआ था। वह दिन भर उस दिन को सोच रहा था जिस दिन उसकी माँ और बहन उसे छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए थे। उन दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया था, जिसके कांपनेपन को वो चाह कर भी अपने मन में नहीं मिटा पा रहा था। वो सीधे बेड पर लेट गया। आज एक बार फिर उसका दिल उसके दिमाग को यह क्वेश्चन कर रहा था कि क्या सच में वह अपनी माँ और रोहन का कातिल है। अपने दिल और दिमाग के बीच जंग लड़ते लड़ते उसने अपनी आंख बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए वह नींद में आगोश में चला गया। थोड़ी देर बाद उस दर्दनाक दिन का सीन उसके सामने नजर आने लगा, जिसकी वजह से वह झट से बेड से उठकर बैठ गया। वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। बेड के बगल में टेबल पर रखे पानी का गिलास लेकर वह पानी पीने लगा। उसकी आंखें आगे अंधेरा छाने लगा और उस दिन को याद करते आंख भी नम होने लगी। तभी उसके कमरे का डोर पर कोई आ गया। आहिस्ते से रूम में एंटर हुआ। यचित खुद को नॉर्मल करने में लग गया। जब उसने एक नज़र आंखें उठाकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि यह उसकी डैड थे। जब से उसकी माँ। तो फ्रेंड्स, यचित के डैडी क्या अच्छे से बात करेंगे
क्या उनके दूरी बीच अब बनने वाली लगेगी? तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे इस स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ये स्टोरी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच।